Students, I am going to start a new chapter, chapter number 13, Rise of Dictatorship. In this chapter, we will study causes for the rise of fascism and Nazism. What is fascism and Nazism? Emergence of Mussolini and Hitler. Then the formation of Nazi government. Similarities between two and policies, ideology of Mussolini and Hitler. Now the first, we will study about fascism. But before fascism, I would like to give you a little bit introduction. The political and economic instability prevailing in countries like Italy and Germany after the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई जर्मनी में और इटली में. पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया इटली में और जर्मनी में इन दोज कंट्रीज ऑफ यूरोप. द डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी. और ये जो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इसने डेमोक्रेसी को तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था. फ्रीडम नहीं थी बिल्कुल पीपल को. इटली अंडर बेनिटो मुसोलिनी बिकेम अ fascist स्टेट एंड जर्मनी अंडर हिटलर वॉज कन्वर्टेड इनटू अ नाजी डिक्टेटरशिप. तो इटली बेनिटो मुसोलिनी के नीचे अंडर में काम कर रही थी, रूल कर रही थी, तो वो fascist स्टेट कहलाती है. और जर्मनी अंडर हिटलर के में थी तो उसको नाजिज्म, नाजी डिक्टेटरशिप कहते हैं. बोथ नाजिज्म एंड fascism had certain common features. Nazism and fascism both were same mostly. And what about the fascism? The word fascism has originated from the term fasces. Fasces means Italian language, means a bundle of rods with protruding axe. मतलब एक साथ रॉड्स का गुच्छा, उसको कहते हैं फेसेस. फेसेस एक इटालियन लैंग्वेज से आता है ये वर्ड, which was used to symbolize the authority and power of the ancient Roman consuls. Fascism can be defined as an intensely nationalistic, anti-communistic, anti-democratic, and anti-intellectualistic movement. It put emphasis on totalitarian system of government. मतलब totalitarian system of government में fascism emphasize कर रहा था. मतलब वन पार्टी सिस्टम, एक डिक्टेटर होगा, बाकी सब फॉलोअर होंगे. Fascism put stress on the cult of the leader or hero who would attain mass support through inspiring speeches. The fascists allowed cruel treatment of opponents. और जो उस डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं फॉलो करेगा या नहीं ओबे करेगा, उसके साथ क्रूअल ट्रीटमेंट होगा, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा. मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड वायलेंस प्लेड अ वाइटल रोल इन द fascist पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट. तो इस fascist पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट में मिलिट्री स्ट्रेंथ और वायलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि और वायलेंस क्रिएट कर रहा है. डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वायलेंस होना ही है, क्योंकि ऑपोजिशन भी चल रहा है, वन पार्टी सिस्टम है, सब लोग फॉलो नहीं करेंगे, सब लोग बराबर नहीं होते. सो वायलेंस तो होगा ही होगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. सेम हम लोग नाजिज्म में भी पढ़ेंगे. नाजी मूवमेंट फ्लरिश्ड इन जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर. नाजिज्म कैन बी डिफाइंड एज fascism एंड racialism. द नाजी पार्टी डिस्क्राइब द जर्मन्स एज अ मास्टर रेस. नाजी पार्टी जो है वो जर्मन्स को सबसे आगे मास्टर रेस पे रखना चाहती है और बोलती है द ज्यूज से वो बहुत ज्यादा नफरत करते थे हिटलर. एंड टॉर्चर्ड अंडर द नाजी टाइम as the Jews were non-Aryans and they were regarded as inferiors. Jews को non-Aryans बोला जाता था, Jews non-Aryans थे और इसीलिए उनको inferior बोला जाता था. इसीलिए हिटलर बिल्कुल Jews को पसंद नहीं करते थे. और नाजी पार्टी के तहत, हिटलर के तहत अगर हम बोलें तो हिटलर के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी कुछ हुआ वो ज्यूज के कारण हुआ, बिकॉज ऑफ ओनली ज्यूज. इट वॉज प्रीच्ड दैट द ज्यूज वर डेस्टिन्ड टू बिकम द स्लेव्स ऑफ द जर्मन्स. और वो चाहते हैं कि ज्यूज की किस्मत, डेस्टिनी है कि वो स्लेव्स बने जर्मन्स के. द नाजी पार्टी डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट वॉज सुप्रीम एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स वुड कम सेकेंड टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. All classes of the society must be united to make Germany a great nation. Germany को एक बहुत अच्छा नेशन, एक सुपीरियर नेशन बनाना है इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड रीस्टोर नेशनल प्राइड. रीस्टोर नेशनल प्राइड का मतलब हिटलर यहाँ पे चाहते हैं कि जो जो
ट्रीटी ऑफ वसाली के अकॉर्डिंग जो टेरिटरीज चली गई हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो वापस उनको चाहिए, उनको अपनी वापस इज्जत चाहिए, प्राइड चाहिए. द नाजीज ग्लोरिफाइड वॉर्स. Besides, the Nazis hated the communists. They preferred to rule by using force. नाजी पार्टी जो है, जो नाजिस लोग हैं, ये कम्युनिस्ट को तो हेट करते ही थे, बट प्रेफर करते हैं कि हम रूल करें फोर्स में आके, मतलब दबाव में आके ये रूल करना चाहते हैं. नाउ कॉजेस फॉर द राइज ऑफ फेसिज्म. क्यों फेसिज्म और नाजिज्म आया? बिकॉज ऑफ फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, डिससैटिस्फैक्शन ओवर द ट्रीटी ऑफ वसालीज. ट्रीटी ऑफ वसालीज में जो कुछ हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जर्मनी फेल्ट ह्यूमिलेटेड बिकॉज जर्मनी का सब कुछ चला गया. इट वॉज अनजस्ट फॉर जर्मनी. इटली इंटर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द साइड ऑफ एलिड पावर्स in the hope of gaining colonies to expand her territory, but her ambition was not fulfilled. पहले देखो, इटली आई थी, एलिड पावर्स को ज्वाइन करती है, वो सोचती है कि एक्सपैंड होगी उसकी टेरिटरी, लेकिन जब उसका एम्बिशन फुलफिल नहीं होता है तो शी लॉस्ट नियरली 70,000 सोल्जर्स इन द वॉर. जर्मनी ऑन द अदर हैंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड विद एन अनजस्ट ट्रीटी क्लॉजेस. विद जो भी शर्तें थी ट्रीटी ऑफ वसालीज की, वो उसके ऊपर लगाई गई थी, वर इम्पोज्ड ऑन हिम. Germany had to give up a large part of its territory to France, Belgium, Poland and Denmark. Its overseas colonies were divided among the Allies. The strength of the German army was reduced, air force was banned, its Saar cold field भी exploit हो गई by the Allies. तो इतना ज़्यादा जर्मनी की बेइज्जती होती है, ह्यूमिलेशन होता है, जिसका वो बदला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेगी. That's why fascism और naziism जर्मनी और इटली में आता है. इकोनॉमिक क्राइसिस. यस, आफ्टर द वॉर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड डिक्लाइन. देयर वर एग्रेरियन राइट्स एंड स्ट्राइक्स इन द फैक्ट्रीज. जर्मनी टू फेस्ड दिस पोस्ट वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना. आफ्टर द वॉर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम भी हुई एंड जर्मनी पेड अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट एज द वॉर इंडेमनिटी. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी वॉज अनएम्प्लॉयड. नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. जो पहले से जो गवर्नमेंट थी वो फेल्ड हो गई टू सॉल्व दिस पोस्ट वॉर प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. द गवर्नमेंट अंडर गिलोटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जून 1920 to July 1921, he was failed to control the industrial and agrarian disturbances after the war. In Germany, the Weimar Republic was unable to solve any of the post-war problems. That's why people want strong government which could control this disturbance, this disorder, this chaos, है ना, after the war. Mussolini and Hitler both encashed these troublesome situations to come to power. और मुसलिनी और हिटलर ने प्रूव कर दिया, लोगों का मन जीता और इस तरीके से वो पार में आए. Then mass conflict. Many scholars are of the opinion that the fascist and Nazi parties were supported by the landlords, industrialists and big businessmen. The workers were asking for higher wages and better conditions of work. The industrialists were alarmed at the growing strength of the laborers and they wanted to check the workers. Hence, they sponsored financially the dictatorial powers to come to the limelight. तो ये कहा जाता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा है. क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े बड़े जो बिग बिजनेसमैन हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है ये फैसिज्म और नाजी पार्टीज को लाने के लिए. कैरिस्मेटिक लीडर्स. बोथ मुसोलिनी एंड हिटलर हैड मैग्नेटिक पर्सनालिटी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल एबिलिटी. दोनों मतलब रिमार्केबल पॉलिटिकल लीडर थे. They possessed tremendous energy and willpower and could easily attract the people through their inspiring speeches. बहुत अच्छे ओरेटर थे दोनों, बहुत अच्छा बोलते थे, स्पीच बहुत अच्छा देते थे कि सामने वाला जो होता था वो अट्रैक्ट हो जाता था, इनकी बातों में आ जाता था. And people believed in their words and promises. In Italy, Mussolini was popularly known as Duke, that is leader. Germans regarded Hitler as the savior. जर्मन्स हिटलर को उनके सेवियर की तरह उनको बोलते थे, रिगार्ड करते थे कि एज द सेवियर, ये उनके सेवियर है जो उनको बचाएंगे. ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ फिरर मीन्स लीडर. आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग इन 1934,
Hitler became the president as well as the chancellor of Germany and preferred to be known as Führer. Führer means leader. Now, emergence of Mussolini. The National Fascist Party was set up by Benito Mussolini. तो National Fascist Party Benito Mussolini set up करते हैं in 1919 and in late 1920. The black-shirted squads of fascists regularly attacked and burned down local socialist headquarters and tortured the socialist councillors. By the end of 1921, Mussolini gained the support of property owners in general. तो property owners का support मिलता है मुसलिनी को and they regarded him, property owners जो थे वो as a protector of law and order मानते थे मुसलिनी को. Even the king began to look favorably on the fascists. On 28th October 1922, the fascists staged their march on Rome. About 50,000 black shirts went to Rome. King Victor Emmanuel III invited Mussolini, who had stayed back at Milan, to come to Rome and to form the government, and Mussolini obeyed the order of the king. Very soon he became the real leader of Italy, और बहुत जल्द वो रियल लीडर बन गए इटली के. बाय 1924 मुसलिनी ने इटालियन गवर्नमेंट डेवलप कर ली अलोंग द फेशिस्ट लाइंस एंड स्ट्रेंथन हिज कंट्रोल ओवर द कंट्री. और इटली में पूरा अपना दबदबा बना लिया बाय अ मिक्सचर ऑफ वायलेंस, चाहे वो वायलेंस करके चाहे वो इंटिमिडेशन देके. डिविजन्स अमंग हिज ओपोनेंट्स हेल्प्ड हिम अ लॉट. जो इनकी ओपोनेंट मतलब ऑपोजिशन जो मुसलिनी के थे उनमें भी काफी डिविजन्स हो गया, काफी डिफरेंसेस हो गया. तो इसकी वजह से मुसलिनी को काफी हेल्प मिलती है. नाउ नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ नाजी गवर्नमेंट, दैट इज इमर्जेंस ऑफ हिटलर. अब हिटलर भी अपने रोल पे आ गए. नेशनल सोशलिस्ट पार्टी और वी कैन से नाजी पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 बाय एडोल्फ हिटलर. नाजिस्ट ने ऑफर किया नेशनल यूनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट बाय रिडिंग जर्मनी ऑफ द मार्क्सिस्ट. दे प्रॉमिस्ड, हिटलर प्रॉमिस करते हैं, नाजी पार्टी यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि ट्रीटी ऑफ वसाली को हटा के रहेंगे, रिवर्स करेंगे, जो भी ट्रीटी ऑफ वसाली में वापस ले लिया गया उसको वापस हमें मिलेगा, मतलब नेशनल प्राइड हमको वापस मिलेगा, वो प्रॉमिस करता है हिटलर. Wealthy landowners, industrialists approved the Nazi policy of hostility to the communists. Many Germans began to look at Hitler as मसीहा. बहुत सारे जर्मन्स हिटलर को मसीहा के तरह देखने लगे थे. The Nazi party promised restoration of national pride. जो उनका खोया है, जो जर्मनी का खोया है, उनको वापस मिलेगा. नाजी पार्टी ये दिलासा देती है और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेटअप करती है. The Nazi party had private army. प्राइवेट आर्मी का मतलब एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको एज अ स्पाई हिटलर यूज करते थे, विच रिक्रूटेड यंग अनएम्प्लॉयड जर्मन्स एट अ स्मॉल वेज. तो उनकी एक नाजी पार्टी एक प्राइवेट आर्मी भी थी. ये ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए नाजी पार्टी ने एक अपनी प्राइवेट आर्मी भी रखी थी. यू ऑल कैन सी दिस पिक्चर ऑफ हिटलर एज अ सोल्जर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सोशल मिजरी एंड फियर ऑफ कम्युनिज्म, सोशल माइजरी एंड फियर ऑफ कम्युनिज्म की वजह से एंड ड्यू टू वाइड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हिटलर ने एक प्राइवेट पार्टी बनाई थी ताकि नाजिस को सपोर्ट मिल सके. द नाजिस गेन मास सपोर्ट, और नाजिस को बहुत सपोर्ट मिला था लोगों का. इन जुलाई 1932 नाजिस वर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी. एक सिंगल पार्टी नाजिस ही थी जो बहुत बड़ी सिंगल पार्टी थी. बट हिटलर फेल्ड टू बिकम the chancellor because the Nazis still lacked on overall majority. अभी भी ओवरऑल मेजोरिटी से कहीं ना कहीं नाजिस पार्टी लैक कर रही थी और इसीलिए उसको चांसलर नहीं बनाया गया. पैपेन बिकेम द चांसलर इन May 1932. मार्क वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कोलेशन गवर्नमेंट, कोलेशन मतलब मिली जुली सरकार जिसको कहते हैं, वॉज फॉर्म्ड विच कुड नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन January 1933 अ ग्रुप ऑफ वेल्दी बिजनेसमैन persuaded प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग टू इनवाइट हिटलर. तो बहुत सारे जो ग्रुप बिजनेसमैन हैं, वेल्दी बिजनेसमैन हैं, वो परसुएट करते हैं, फोर्स रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग को कि हिटलर को चांसलर बनाए विथ पैपेन एज द, और पैपेन को वाइस चांसलर बना दें. जनरल इलेक्शन अरेंज होता है ऑन 5 March 1933. नाजिस नाउ इन पावर and could use all the apparatus of the state, namely press, radio,
सब कुछ उन्होंने यूज कर दिया नाजिस को पार में लाने के लिए, एंड इन ऑर्डर टू विन अ मेजोरिटी, ताकि मेजोरिटी मिल जाए। फाइनली नाजिस गॉट विक्टोरियस और नाजी पार्टी जीत जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द नाजीज रूल बिकेम द वन मैन शो। और नाजी रूल को हम ये इस तरीके से नाम दे सकते हैं कि एक आदमी का शो है, मतलब सिर्फ एक ही मैन यहाँ पे डिक्टेटर है, जो वो बोलेगा। हिटलर अगर बोलेगा कि अभी दिन है तो अभी दिन है, अगर वो शाम को दिन सुबह बोलेगा तो वो सुबह है। लोग उसको इतना फॉलो करने लगते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, हिटलर कंबाइंड द टू पोस्ट ऑफ चांसलर एंड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की यहाँ पे डेथ हो जाती है हिंडनबर्ग की, और अब हिटलर की 2 पोस्ट हैं, जो है चांसलर की भी और प्रेसिडेंट की भी। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलैरिटीज बिटवीन फेसिज्म एंड नाजिज्म। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? अगर हम बहुत जल्दी एक क्विक समरी करें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के फीचर्स बहुत हद तक सेम हैं। पहले चीज तो दोनों नाजिज्म एंड फेसिज्म दोनों एंटी इंटेलेक्चुअलिस्टिक हैं। एंटी इंटेलेक्चुअलिस्टिक मतलब कि यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है। सेकेंड, बोथ वर इंटेंसली नेशनलिस्टिक, दोनों अपने अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नेशनलिज्म स्पिरिट है। बोथ वर एंटी डेमोक्रेटिक, यहाँ पे पीपल ऑफ डेमोक्रेसी लॉस्ट हो गई है दोनों पार्टी में, नाजिज्म हो चाहे फेसिज्म हो। बोथ बिलीव्ड इन वन पार्टी और वन मैन रूल। बोथ वर एंटी कम्युनिस्टिक। बोथ एम्फसाइज्ड ऑन एग्रेसिव नेशनलिज्म, क्योंकि ये दोनों एग्रेसिव बिहेवियर के हैं और दोनों पॉलिटिकल लीडर बहुत अच्छे हैं। बोथ एम्फसाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट। बोथ हेटेड द ज्यूज। बोथ ग्लोरिफाइड वॉर। बोथ बिलीव दैट इंटरनेशनल पीस इज अ कावर्ड्स ड्रीम। नाउ पॉलिसीज ऑफ मुसोलिनी। अब मुसोलिनी का क्या काम करने का तरीका था? मुसोलिनी ऑल ओपोनेंट्स ऑफ द फेसिस्ट रेजिम हैड बीन सप्रेस्ड। तो जो फेसिज्म के अगेंस्ट होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। स्ट्रिक्ट प्रेस सेंसरशिप वॉज इन्फोर्स्ड एंड एंटी फेसिस्ट न्यूज़पेपर, जो भी फेसिज्म पार्टी के खिलाफ छापेंगे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, फिल्म्स में, उसको बैन कर दिया जाएगा। एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेजेस भी जो होंगी वो क्लोजली सुपरवाइज, बहुत चेक करी जाती थी कि क्या चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही है। न्यू टेक्स्ट बुक्स भी जो होंगी वो फेसिस्ट सिस्टम को ही ग्लोरीफाई करेंगी, मतलब हर तरीके से फेसिज्म ही आगे बढ़े। मेयर एंड इलेक्टेड टाउन काउंसिल्स वर एबॉलिश्ड एंड टाउन्स वर रन बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड फ्रॉम रोम। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स अलाउड नहीं था। यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस were organized into corporations. By 1934, there were 22 corporations dealing with industries, and Mussolini hoped to control workers and production. The Lateran Treaty was signed between Mussolini and the Roman Catholic Pope Pius XI, and the Pope recognized the Kingdom of Italy, and thus the long-drawn breach between the Church and Mussolini came to an end. All decisions were taken by the Fascist Grand Council. Through the Parliament was there, and this council always did as Mussolini told her. तो मुसोलिनी जो कहते हैं करने को वही काउंसिल करती है और वही डिसीजन दिया जाता है। इंडस्ट्रीज वर इंकरेज्ड विद गवर्नमेंट सब्सिडीज। फॉरेन पॉलिसी क्या थी? ये तो डोमेस्टिक पॉलिसी थी। अब हम लोग फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे मुसोलिनी की। मुसोलिनी आफ्टर 1934 उसका एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल गया और वो हिटलर के इन्फ्लुएंस में आ गया। ही बिलीव दैट इटली, अब इटली भी वो फ्रेंडशिप कर सकती है, gain much from friendship with Hitler, अगर हिटलर से दोस्ती हो जाए, than with Britain and France. Italian victory over Ethiopia marked the ineffectiveness of collective security of the League members. When the Spanish Civil War broke out, he sent help to France to set up another fascist state in Europe. He joined the Rome-Berlin axis with Hitler. अब इटली ने, मतलब कि मुसोलिनी ने रोम बर्लिन एक्सिस को ज्वाइन कर लिया हिटलर के साथ। He joined the anti-Comintern pact with Germany and Japan against Bolshevism. Now, finally, he signed the Pact of Steel in May 1939 with Germany and promised military help in case of war. और जर्मनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब पैक्ट ऑफ स्टील साइन करती है इटली और प्रॉमिस करती है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वॉर में इटली जर्मनी का हेल्प करेगी। पॉलिसीज ऑफ हिटलर, दिस इज द लास्ट टॉपिक। Hitler's ideas and programs
जितनी भी मतलब हिटलर के बारे में अगर हम कहें, हिटलर के जो काम करने के तरीके हैं, उनके आइडियाज़, उनके प्रोग्राम, एक बुक में मेन कैंप नाम की बुक है, दिस मीन्स माई स्ट्रगल, विच ही रोट इन प्रिजन, जो वो अब जब जेल में थे तो उन्होंने बुक लिखी थी, आफ्टर द बीर हल पुश, द मार्च विच सेट आउट फ्रॉम द म्यूनिच बियर हॉल इन विच हिटलर अनाउंस्ड हिज नेशनल रेवोल्यूशन। उसकी वजह से इनको जेल इम्प्रिजॉन किया गया था और तब इन्होंने बुक लिखी थी मेन कैंप के नाम से। नाउ व्हाट वाज हिज डोमेस्टिक पॉलिसी? हिटलर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ फोर्सिबल कोऑर्डिनेशन टू मेक जर्मनी एज अ टोटलिटेरियन स्टेट। तो जर्मनी को डिक्टेटरशिप स्टेट बनाना है, टोटलिटेरियन स्टेट बनाना है। टोटलिटेरियन स्टेट का मतलब होता है कि सारे लोग जो होंगे वो आंख बंद करके हिटलर को फॉलो करेंगे। सारे लोगों की सोच जो होगी वो एक ही तरह सोच होगी जैसा हिटलर सोच रहा है, जैसा हिटलर चाहता है कि उसके लोग वैसा सोचें, वैसा लोग सोचें, उसको कहते हैं टोटलिटेरियन स्टेट। और वो हिटलर ने कैसे किया? फोर्स करके जर्मनी को उस तरीके से बनाया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द नाजी पार्टी वर बैंड। नाजी पार्टी को छोड़ के सारी पार्टीज बैंड हो गई, सो दैट जर्मनी, ताकि जर्मनी में सिर्फ नाजी पार्टी ही रूल करे, और वो है वन पार्टी सिस्टम। स्ट्राइक्स वर नॉट अलाउड, ट्रेड यूनियन वर अबॉलिश्ड। एजुकेशन सिस्टम को भी पूरी तरीके से कंट्रोल हिटलर के ही अकॉर्डिंग हुआ, नाजी के आइडियाज के थ्रू ही हुआ, सो दैट चिल्ड्रन मतलब कि जो लोगों को एजुकेशन, जो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी वो नाजी आइडियाज ही दिए जाएंगे। All communications and the media were controlled by the Minister of Propaganda. Nazis पार्टी का सिर्फ दो एम था in the economic field. First to remove unemployment and second to make Germany self-sufficient. जर्मनी को इतना ज़्यादा self-sufficient बना दे उसके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करके और इम्पोर्ट को रिड्यूस करके। जर्मनी became a police state. जर्मनी एक पुलिस स्टेट भी है और helped by SS मतलब नाजी की जो प्राइवेट आर्मी थी वो, एंड गेस्टापो क्या है? नोटोरियस सीक्रेट पुलिस ऑफ द स्टेट। रिलीजन वॉज ब्रॉट अंडर स्टेट कंट्रोल। हिटलर्स एंटी ज्यूइश पॉलिसी वॉज इंटेंडेड टू एक्सट्रीमेट द इंटायर ज्यूइश रेस। दे वर रिमूव्ड फ्रॉम जॉब। ज्यूज को हटा दिया गया जॉब से, बिजनेस से। मतलब हिटलर की एंटी ज्यूइश पॉलिसी चल रही थी, वो ज्यूज के बहुत खिलाफ चल रहे थे। द Nuremberg laws deprived the Jews of the German citizenship. They had to live in the ghettos in isolation from the other people of the town. मतलब उनको टाउन के लोगों के साथ घुल मिल के नहीं रहना है, ज्यूज को हक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है, और ज्यूज जो होंगे वो अलग से रहेंगे। Now what is the term means ghetto? The term ghetto originated in the 16th century in Venice, where it was used to refer to the Jewish quarter. Jewish quarter मतलब को कहा जाता है जहाँ पे Jewish रहते हैं, उसको ghettos बोला जाता है। तो न्यूरेमबर्ग लॉज के अकॉर्डिंग कहा गया है कि सिटीजनशिप जो जर्मनी की है वो ज्यूज को नहीं दी जाएगी, ज्यूज अलग से रहेंगे, ज्यूइश क्वार्टर में रहेंगे जिसको घेटोस बोला गया है, मतलब बाकी लोगों के, टाउन के बाकी लोगों से दूर रहेंगे। Next point, the Germans, in order to preserve the purity of their Aryan race, were not allowed to marry the Jews. तो Germans को भी अलाउ नहीं है कि वो Jews से शादी करें। Their shops were looted. Jews की shops को लूट लिया गया। Synagogues were destroyed and finally they were dumped in the concentration camp. Hitler used the Jews as scapegoats for everything. हिटलर ने मतलब ज्यूज को हर चीज के लिए ब्लेम किया है, चाहे वो वर्सालीज में जो बेइज्जती हुई है, जो ह्यूमिलेशन हुई है जर्मनी की, ट्रीटी ऑफ वर्साली का भी रिस्पॉन्सिबल ज्यूज को उन्होंने बोला। अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है जर्मनी में वो ज्यूज की वजह से है, कम्युनिज्म भी है तो वो ज्यूज की वजह से है। हिटलर गॉट द फाइनल सोल्यूशन बाय किलिंग द ज्यूज इन द गैस चैम्बर्स ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप्स। तो हिटलर ने लास्ट में एक फाइनल सोल्यूशन निकाला कि ज्यूज को हम लोग गैस चेम्बर्स में मार देंगे, किल कर देंगे ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के जो गैस चेम्बर्स हैं। यू ऑल कैन सी ऑन द फिगर 13.13, इट्स गिवन ऑन योर बुक। तो इस तरीके के गैस चेम्बर्स में हिटलर ने फाइनल सोल्यूशन निकाला है कि ज्यूज को यहाँ मार दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द फॉरेन पॉलिसी। Hitler preached the gospel of victorious sword, meaning preparation for war.
हिटलर ने हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। हिटलर बिलीव दैट द ग्रेटनेस ऑफ द नेशन कुड ओनली बी अचीव बाय वॉर। और हिटलर ये सोच रहे हैं, मतलब उनका ये सोचना था कि नेशन को वापस अपनी प्राइड मिलेगी जब वो वॉर करेंगे, और वॉर के थ्रू ही मिलेगा। Therefore, according to Hitler, entire state must be organized on a military footing. So he violated the terms of the. तो इस तरीके से हिटलर ने अपनी पूरे स्टेट को मिलिट्री से भरपूर रखा है, और इस तरीके से उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज का भी टर्म्स एंड कंडीशन का निरादर किया है, माना नहीं है। स्ट्रेंथन द आर्म, और अपनी आर्म फोर्सेस को भी बढ़ाया है। Hitler wanted to make Germany the most important power in the world by disobeying the Treaty of Versailles। और Treaty of Versailles को disobey करके हिटलर ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया पूरे वर्ल्ड में, और जर्मनी को द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इन द वर्ल्ड बनाने में लग गया। बिल्डिंग अप एन आर्मी, रीगेनिंग द लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम पोलैंड, शेकोस्लोवाकिया, वेयर मोस्ट ऑफ इनहैबिटेंट्स वर ऑफ जर्मन ओरिजिन, क्योंकि वहां पे जर्मनी के ज्यादा लोग रहते थे। दिस वुड गिव द जर्मन्स Lebensraum। Now, what is Lebensraum? The concept of Lebensraum was originated by German geographer Friedrich Ratzel। ये फ्रीडरिच रैट्जल जो हैं जर्मन जियोग्राफर, इन्होंने ये Lebensraum लाया है वर्ड, जिसका मतलब है लिविंग स्पेस। इट रिलेट्स ह्यूमन ग्रुप्स टू देयर स्पेशल इन्वायरमेंट। वो ग्रुप ऑफ ह्यूमंस होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां वो चाहे, वेयर दे ग्रो और लिव। दिस कंसेप्ट क्रिएटेड द फाउंडेशन फॉर जियोपॉलिटिक, विच मीन अ स्टेट हैज टू ग्रो। स्टेट ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा, अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और एक्सपैंड करेगा, अदरवाइज इट डाइज इट्स नेचुरल डेथ। तो यहाँ पे लेबेनस्रैम वर्ड का मतलब ये होता है जो अपने जर्मन्स को हिटलर देना चाहता है। हिटलर रीमिलिटराइज्ड राइनलैंड, ही ऑक्यूपाइड ऑस्ट्रिया एंड देन डिमांडेड सुडेटलैंड फ्रॉम शेकोस्लोवाकिया। तो हिटलर ने यहाँ पे ऑस्ट्रिया को दोबारा ऑक्यूपाई कर लिया और यहाँ पे डिमांड किया उसने सुडेटलैंड की। सुडेटलैंड उसको शेकोस्लोवाकिया से चाहिए। हिटलर का यहाँ पे कंसेप्ट है पैन जर्मन यूनिटी, विच मीन्स प्लेसेस वेयर द जर्मन्स वर लिविंग। हिटलर का यहाँ पे मतलब ये कंसेप्ट है कि जहाँ पे जर्मन्स रह रहे हैं, जर्मन्स वर लिविंग लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, शेकोस्लोवाकिया एंड अदर्स, ये सब मिलके एक सिंगल स्टेट बन जाए। मतलब वो अपनी पावर को टेरिटोरियल और इंक्रीज करता जा रहा है। ही फॉर्म्ड द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस विथ इटली, और इटली के साथ उसने रोम बर्लिन टोक्यो ये पैक्ट साइन किया है विथ इटली एंड जापान। साइंड एन एंटी कमिंटन पैक्ट विथ जापान, और यहाँ पे जर्मनी मतलब हिटलर ने यहाँ पे जापान के साथ भी पैक्ट साइन कर लिया और इटली के साथ भी साइन कर लिया कि कभी भी अगर वॉर होता है, हेल्प की जरूरत में होगी तो किया जाएगा एक दूसरे की। Now the chapter is end. In the next video, I'll discuss question answers. Thank you.